हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग झारखंड एकेडमी काउंसिल जो मॉडल पेपर जारी किया क्लास 12th बीएसटी के लिए, एक एक करके सारे मॉडल पेपर का सॉल्यूशन लेकर आएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग यूट्यूब पे तो एमसीक्यू करवा दिए तुरंत, लेकिन उसका सब्जेक्टिव सॉल्यूशन बहुत कम लोग करवाएं। तो हम लोग सब्जेक्टिव सॉल्यूशन लेकर आएंगे और जो एग्जैक्ट आंसर है, क्या लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, उसको हम लोग इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो अब हम बिजनेस स्टडी का हो जाएगा, इकोनॉमिक्स का, ईटीपी का, सारे सब्जेक्ट का हम लोग सॉल्यूशन करके लाएंगे कि इसका आखिर आंसर सही में क्या होना चाहिए था। तो एमसीक्यू तो आपके पास आंसर दिया हुआ है, एमसीक्यू का आंसर इकोनॉमिक्स और ईटीपी सब में दिया हुआ है कि इसका आंसर क्या होगा, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा इस चैनल पे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए, ये देखिए, आपको पता है 2024-25 का बीएसटी का मॉडल सेट है जो जैक के द्वारा जारी किया गया। मैं आपको बता दूं कि जैक के द्वारा तो एक सेट जारी किया गया, लेकिन कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग CWH कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग 5 सेट जारी करेगा। तो 5 सेट अगर पढ़ लेते हैं, जो कि हम लोग फरवरी में स्टार्ट करेंगे इसका क्लास। अभी हम लोग रिवीजन चला रहे हैं, चैप्टर बाई चैप्टर रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन जनवरी में ख़त्म कर लेंगे और फरवरी में हम लोग इसी को 5 सेट को पढ़ाने वाले हैं। 5 सेट हर सब्जेक्ट का जाएगा। हर सब्जेक्ट का 5-5 सेट अगर हम बना के देते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन, तो इसको आप पढ़ते हैं तो बहुत हेल्प होगा। तो एक सेट ये और 5 सेट हमारा 6 सेट। और याद रखना है कि ये जो 6 सेट जाएगा, जो कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का, वो मेन चैनल में जाएगा। मेन चैनल है कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग। आपको मालूम होगा मेन यूट्यूब चैनल हमारा है कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग। ऐसा इसलिए करेंगे ताकि आपके बीच में कोई कन्फ्यूज़न ना हो, आपको पता हो कि इंपॉर्टेंट वाला यहाँ पे जा रहा है और जो भी रिवीजन चल रहा है वो चल रहा है इस चैनल में, CWH कॉमर्स वाले चैनल में, जिसमें ये वीडियो आप देख रहे हैं। CWH कॉमर्स, इस चैनल में आपका रिवीजन पूरा चल रहा है। चैप्टर वाइज हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, चैप्टर वाइज रिवीजन कर रहे हैं। अगर आप अभी तक नहीं देखें तो जाइए प्लेलिस्ट में देखिए और उसका फ़ायदा उठाइए। ठीक है, चैप्टर वाइज हम लोग यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं। और जो हम लोगों का सेट आएगा इंपॉर्टेंट, जो VVI क्वेश्चन, बहुत बच्चा बोलता है VVI क्वेश्चन दे दीजिए, वो मिलेगा मेन चैनल कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग। तो दोनों को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आप तक इसकी जानकारी आसानी से पहुंच सके। तो चलिए अब लोग चलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, समय आप करना बर्बाद करते हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मैनेजमेंट क्या है। तो मैनेजमेंट एक आर्ट भी है और साइंस भी है, तो बोथ इसका आंसर सही होगा। मैनेजमेंट आर्ट और साइंस दोनों है। हेनरी फ्योल के द्वारा दिए गए प्रबंध के कितने सिद्धांत हैं। तो याद रहे कि हेनरी फ्योल के टोटल मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल है, 14 सिद्धांत है हेनरी फ्योल का दिया हुआ है, तो 14 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, मानसिक क्रांति का सार है मेंटल रिवोल्यूशन इज एसेंस। कहाँ से जन्मा है मेंटल रिवोल्यूशन। तो मेंटल रिवोल्यूशन जन्मा है साइंटिफिक मैनेजमेंट से। मेंटल रिवोल्यूशन जन्मा है साइंटिफिक मैनेजमेंट से। प्रबंध एक पेशा या कथन किसका है। मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। दिस स्टेटमेंट इज जॉर्ज आर टेरी ने कहा था कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। जॉर्ज आर टेरी का कहना है कि मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोफेशन है। उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसी कौन कौन सी है। तो उपभोक्ता विवाद बोलता है कंज्यूमर डिस्प्यूट सेटलमेंट एजेंसी कौन कौन सा है। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम भी है, हालांकि अब इसका डिस्ट्रिक्ट कमीशन नाम हो गया। स्टेट कमीशन है और नेशनल कमीशन, तो ऑल ऑफ दीज मार दीजिए। ठीक है, अब जिला मंच नहीं रहा, इसका नाम है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, इसका भी नाम हो गया। नियंत्रण संबंधित है, कंट्रोल इज रिलेटेड टू। तो कंट्रोल रिजल्ट से रिलेटेड, जब आपका रिजल्ट आएगा तब कंट्रोलिंग होगा। कंट्रोलिंग होगा कि नहीं होगा ये डिपेंड करता है रिजल्ट के ऊपर, तो इसका ऑप्शन होगा ए। 7 क्वेश्चन में बोला एक अच्छी योजना होती है, गुड प्लान इज। बताइए एक अच्छी योजना कैसी होती। तो एक अच्छी योजना एक्सपेंसिव होती नहीं, एक अच्छी योजना समय कठोर नहीं, एक अच्छी योजना फ्लेक्सिबल होती है। एक अच्छी योजना क्या होती है, फ्लेक्सिबल। बड़े आकार वाले उपक्रम में भार मूल्य होता है, पता नहीं जैक क्या क्या लिखता है। इन लार्ज साइज इंटरप्राइजेज, झारखंड एकेडमी काउंसिल की जय हो। आधा इंग्लिश लिखा है, ठीक है, इंग्लिश आधा ही लिखा है, छोड़ दिया। हम बताते हैं इसका। ये क्वेश्चन लिखा है कि डेलीगेशन, बड़े इंडस्ट्री में डेलीगेशन क्या होता है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पढ़ेंगे, अधिकार अंतरण। तो बड़े, जब हम व्यापार की बात करते हैं, बड़े उद्योग की बात करते हैं, तो वहाँ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अधिकार अंतरण क्या होता है। स्वैच्छिक होता है, नेसेसरी होता है, अनिवार्य होता है, और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा वहाँ नेसेसरी होता है। आप नहीं भी करेंगे चलेगा, लेकिन बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में हालांकि आप बोल सकते हैं कंपलसरी बोल दो, ज़्यादा बेटर है। अनिवार्य ही होता है, बिना उसके नहीं चलने वाला। बड़ा बिजनेस में डेलीगेशन अनिवार्य होता है, ठीक है, तो अनिवार्य ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ लिखना है इंग्लिश में डेलीगेशन इन लार्ज इंडस्ट्रीज कंपलसरी, नोट जो भी है वहाँ लिखना चाहिए। आगे लिखा है पर्यवेक्षक कड़ी, सुपरवाइजर किसके बीच में कड़ी का काम करता है। तो सुपरवाइजर लोअर लेवल और वर्कर के बीच में काम करता है। वर्कर और मिडिल, वर्कर और लोअर लेवल के बीच में, क्योंकि टॉप लेवल सबसे ऊपर होता है TLM, उसके नीचे मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है, फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है। ठीक है,
हालांकि लोअर लेवल मैनेजमेंट के अंदर सुपरवाइजर आता है, तो सुपरवाइजर का काम क्या है, तो सुपरवाइजर का काम है उल्टा करना। हम लोग गलत का आंसर मार दिए। सुपरवाइजर अगर यहाँ, वर्कर यहाँ आता है तो सुपरवाइजर यहाँ में आता है, तो सुपरवाइजर अगर यहाँ आता है तो क्या करता है, ये इन दोनों को मिलाने का काम करता है। तो मिडिल लेवल और वर्कर, मिडिल लेवल और वर्कर, ये ऑप्शन सही होगा। हम लोग गलत मार रहे थे। प्रशिक्षण में बल दिया जाता है, ट्रेनिंग गिव्स एम्फेसिस ऑन। ट्रेनिंग में हम सबसे ज़्यादा किस पर फोकस करते हैं बताइए, थ्योरी पर, ऑलराउंड नॉलेज पर, जनरल नॉलेज पर, या प्रैक्टिकल। तो ट्रेनिंग का मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज, ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज। हम लोग सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग में प्रैक्टिकल नॉलेज पर फोकस करते हैं। ट्रेनिंग में हम लोग सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज पर फोकस करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज पर फोकस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन संरचना का प्रकार नहीं, इसमें से कौन है जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होता है, लाइन एंड स्टाफ भी होता है, लेकिन फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। ये ऑर्गेनाइजेशन का प्रकार नहीं है। रोजगार कार्यालय भर्ती का स्रोत है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है किस तरह की भर्ती कर सकता है, आंतरिक भर्ती या बाह्य भर्ती। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है बाह्य भर्ती कर सकता है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या करता है, बाह्य भर्ती कर सकता है। बाहरी वाली भर्ती का स्रोत है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बाह्य भर्ती का स्रोत है, बाह्य भर्ती का स्रोत माना जाता है। एक अच्छे नेता के गुण क्या होने चाहिए, क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर आर। एक अच्छा नेता कैसा होना चाहिए, शारीरिक क्षमता होनी चाहिए, जी हाँ, निर्णायक क्षमता भी होनी चाहिए, बौद्धिक क्षमता, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संदेश वाहन आपके अफवाहें फैलाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशंस स्प्रेड क्विकली। बहुत तेज़ी से कौन सा कम्युनिकेशन फैल जाता है, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत तेज़ी से फैल जाता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत तेज़ी से फैल जाता है। किसका अर्थ होता है एक योजना एक बॉस। एक योजना एक बॉस का यह अर्थ होता है यूनिटी ऑफ कमांड का। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब एक प्लान एक आदमी कमांड। हालांकि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी इसके अंदर आ जाएगा, लेकिन ऑप्शन हमारे पास ए और बी नहीं दिया है, तो यूनिटी ऑफ कमांड लेंगे। बजट का मतलब क्या, बजट रेफर्स टू, बजट क्या होता है, निष्पादन का नियोजित लक्ष्य, यानी पूरा करने का लक्ष्य नहीं, भविष्य के क्रियाकलाप का उपयोग नहीं, संसाधनों का सही वितरण और अपेक्षित परिणाम अंकों का वितरण। स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म नहीं। सिस्टमैटिक एक्शन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, बजट का मतलब सी, सिस्टमैटिक एक्शन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, सिस्टमैटिक एक्शन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसका सी हो जाएगा। सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र किसका है, सबसे बड़ा एरिया किसका है, तो सबसे बड़ा एरिया है ब्रांड का। सबसे बड़ा एरिया किसका है, ब्रांड का, ठीक है, इसका ट्रेडमार्क का छोटा एरिया हो जाता है। सबसे बड़ा एरिया है ब्रांड का। व्यवसाय के लिए विपणन है, फॉर बिजनेस मार्केटिंग इज, तो बिजनेस के लिए मार्केटिंग समझिए नेसेसरी है। बिजनेस के लिए मार्केटिंग क्या है, नेसेसरी है, अननेसेसरी तो नहीं बोल सकते, नेसेसरी है। उपभोक्ता के दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर आर, कंज्यूमर का क्या दायित्व है, जल्दबाजी में करे ना करे, बिल्कुल सही है। डोंट मेक हरी अप इन बाइंग, झूठे और भ्रामक विज्ञापन से बचे। बी वेयर ऑफ फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। अधिकारों के प्रति सजगता, अवेयरनेस टुवर्ड्स राइट्स, उपरोक्त सभी तो सभी, ये सारे के सारे कंज्यूमर के ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, एक उपभोक्ता के उत्तरदायित्व, ये सारे हैं, सारे उत्तरदायित्व हैं एक उपभोक्ता के। प्रबंध का स्वतः विस्तार हो जाता है, इसमें से कौन है जिसमें मैनेजमेंट इज इट सेल्फ एक्सपेंडेड, कौन सा है जिसमें मैनेजमेंट ऑटोमेटिक एक्सपेंडेड हो जाता है, तो डिसेंट्रलाइजेशन में। जैसे आप डिसेंट्रलाइज कर देते हैं मैनेजमेंट ऑटोमेटिक क्या होगा, फैल जाएगा, ऑटोमेटिक एक्सटेंड हो जाएगा, आपको एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है, प्रबंध अपने आप बड़ा हो जाता है। द लीडर इज, लीडर क्या होता है, जन्म लेता है या बनाया जाता है, दोनों होता है, जन्म भी लेता है और बनाया जाता है। नेता जन्म भी लेता है और बनाया जाता है, ठीक है, ये दोनों होगा लीडर में, तो सी हो जाएगा इसका 21 का। 22 में अंगूरी तला लता संचार, बताइए, ग्रेवी वेन कम्युनिकेशन, अंगूर की जैसा संचार किस में होता है, तो ये फॉर्मल में होता है या इनफॉर्मल में, तो अंगूर जैसा संचार जब भी हम बात करेंगे तो इनफॉर्मल में आएगा, कहाँ पे आएगा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। अंगूर जैसा संचार कहाँ पे आएगा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में, ठीक है। जहाजी बिल्टी निर्गत की जाती है, देखिए अभी ये 11th का क्वेश्चन डाल दिया, जहाजी बिल्टी 11th का क्वेश्चन है। बिल्ड ऑफ लैंडिंग, ये पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है, ये 11th का क्वेश्चन डाल दिया गया, ठीक है। बिल ऑफ लैंडिंग कौन जारी करता है, तो शिपिंग कंपनी जारी करती है, कौन जारी करता है, शिपिंग कंपनी, जहाजी कंपनी द्वारा इसे जारी किया जाता है। ये क्वेश्चन नहीं देखिएगा, आपके सिलेबस में नहीं है। फिर से एक बार झारखंड एकेडमिक काउंसिल की जय हो। निम्नलिखित में से किसका संबंध पूंजी बजटिंग से है, अब ये देखिए ये भी क्वेश्चन बाहर से डाल दिया, ये चैप्टर 10 का क्वेश्चन है जो डिलीटेड था। अब पूंजी बजटिंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू कैपिटल बजटिंग, कैपिटल बजटिंग का लिक्विड रेशियो से कोई लेना देना है नहीं, नेट प्रेजेंट वैल्यू से लेना देना है कैपिटल बजटिंग का।
कैपिटल बजटिंग का लेना देना नेट प्रेजेंट वैल्यू से है, ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू से कैपिटल बजटिंग का लेना देना है। कैपिटल बजटिंग में नेट प्रेजेंट वैल्यू पढ़ते हैं, ये आपके सिलेबस में था ही नहीं। प्रभावी संदेशवाहन के लिए आवश्यक है, फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज नेसेसरी, एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए क्या नेसेसरी, क्लैरिटी, कंटिन्यूटी, कर्टसी और ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज सारा का सारा जरूरी है ना, ऑल ऑफ दीज मारना है इसमें डी। 26 में राज्य आयोग कितने रुपए के विवादों का निपटारा करता है, तो 1 करोड़ से ज़्यादा, 1 करोड़ से ज़्यादा, 1 करोड़ से ज़्यादा, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, 1 करोड़ से ज़्यादा ये है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन होता है डीसी, डिस्ट्रिक्ट कमीशन 1 करोड़ रुपए तक का मामला देखता है, ठीक है, 0 से लेके 1 करोड़ तक का। और जो स्टेट कमीशन होता है राज्य आयोग 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक देखता है। और अगर मामला 10 करोड़ से ज़्यादा है तो नेशनल कमीशन एनसी, ये 10 करोड़ से ज़्यादा, 10 करोड़ एंड एबव, जितना इससे ज़्यादा होगा सारा मामला नेशनल कमीशन देखेगा, याद रखिएगा। नियंत्रण की तकनीक नहीं है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट ए टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के अंदर हम लोग एक्सेप्शन कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल होता है, बजटरी कंट्रोल होता है, दंडात्मक कंट्रोल नहीं करते हम लोग, ठीक है। पनिशेबल कंट्रोल हमारे यहाँ नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा 27 का। 28 हमारे पास है कि नियोजन क्या है, गोल ओरिएंटेड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, मेंटल प्रोसेस, ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज। प्लानिंग तीनों है, गोल ओरिएंटेड भी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है, मेंटल प्रोसेस, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। विक्रय संवर्धन का उद्देश्य क्या, ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स प्रमोशन इज, सेल्स प्रमोशन का मतलब होता है सेल को इंक्रीज करना, तो नई वस्तु से अवगत कराना, नए ग्राहक आकर्षित करना, प्रतिस्पर्धा का सामना करना। बताइए विक्रय संवर्धन का उद्देश्य क्या है, तो प्रतिस्पर्धा का सामना भी करता है विक्रय संवर्धन, नए ग्राहक को नई वस्तु, तीनों हो जाएगा, तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे मारेगा, इसका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा 29 का। तीनों का तीनों विक्रय संवर्धन का उद्देश्य है। अब भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब प्रभावी हुआ, तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि पहली बार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में बना था। कब बना था, 1986 में पास हुआ था, ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण अभी 2019 चल रहा है, अभी नया वाला 2019 में बना हुआ है, ठीक है, तो अभी नया नहीं पूछ रहा है, 1986। देखो दिमाग लगाओ, खाली 1986 याद रहेगा तो भी बता देगा, इस 87 लिखा नहीं होगा। अच्छा प्रभावी बोल रहा है ना, तो 87 होगा, बना था 1986 में और प्रभावी हुआ है 1987 से, ठीक है। तो याद रखना इस चीज़ को, प्रभावी पूछ रहा है, बना हुआ 1986 में, प्रभावी 1987 से। अब हम लोग चल रहे हैं पार्ट बी में, और पार्ट बी में हम लोग छोटे छोटे पार्ट, एक सेक्शन ए का जो क्वेश्चन है छोटा छोटा उसको कंप्लीट कर लेते हैं, और फिर हम लोग दूसरे 2 लेक्चर में ये पूरा जाएगा। देखो भाई यहाँ डेफिनेशन है, प्रबंध की परिभाषा दीजिए, डिफाइन मैनेजमेंट। तो प्रबंध एक पृथक प्रक्रिया है जिसमें नियोजन, संगठन, क्रियान्वयन तथा नियंत्रण को सम्मिलित किया जाता है तथा इनका निष्पादन व्यक्तियों और साधनों के उपयोग के उद्देश्यों को निर्धारित और प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आप बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट मीन्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, निर्णय लेने की प्रक्रिया है। प्रबंध के अंदर हम क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, किससे रिलेटेड, तो व्यवसाय से रिलेटेड, व्यवसाय से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रिया प्रबंध कहलाती है। मैनेजमेंट मीन्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रिलेटेड टू बिजनेस एक्टिविटी। अगर आप बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड कोई डिसीजन ले रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं, तो वो प्रबंध कहलाता है। कोई दिक्कत है, प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम व्यवसाय से संबंधित क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं। बाकी तो आप यहाँ से आंसर कर सकते हैं देख के। एक और क्वेश्चन है, किस प्रकार के संदेशवान में अफवाह और गलतफहमी की संभावना रहती है, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में, अनौपचारिक संदेशवाहन में। अफवाह फैलने का डर सबसे ज़्यादा कौन से संदेशवान में रहता है, तो अनौपचारिक संदेशवान में, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। यहाँ लिखा है कि रूमर्स एंड मतलब रूमर्स एंड फेक न्यूज़ टेक प्लेस इन विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, तो याद रखिएगा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। कौन सा कम्युनिकेशन है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ये सब फैलने का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। अनौपचारिक संदेशवान जिसका पता ही नहीं कि कौन मालिक है कौन क्या है, जैसे हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं जिसका कोई एडमिन है लेकिन मैसेज चैट बॉक्स खुला हुआ है, मैसेज कोई भी कर सकता है, तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होते हैं, वो बहुत तेज़ी से फैलते हैं। और गलत प्रचार सबसे ज़्यादा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से होता है। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता था वहाँ पे गलत प्रचार नहीं होता था। राज्य आयोग कितने रुपये तक के विवाद का निपटारा कर सकता है, अभी आपको बताए 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक, 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक का मामला राज्य आयोग जो है निपट सकता है, ठीक है। तो लिख लीजिएगा। उपभोक्ता क्या है, कंज्यूमर, तो कंज्यूमर वह पर्सन होगा जो कंज्यूम करेगा, ठीक है। कंज्यूमर वह पर्सन होगा जो कंज्यूम करेगा। कंज्यूमर होने के लिए 2 चीज़ कंज्यूम करना होगा, उपभोग करना होगा। उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो कंज्यूम करेगा, ठीक है, जो कंज्यूम अगर गुड्स का कर रहा है, गुड्स का उपयोग करेगा, वस्तु का और सर्विसेज का। तो अगर गुड्स को कंज्यूम करेगा तो गुड्स कंज्यूमर कहलाएगा, और सर्विसेज को कंज्यूम करेगा तो सर्विस कंज्यूमर कहलाएगा। ध्यान
ध्यान रखिएगा, गुड्स अगर कंज्यूम करेगा तो गुड्स कंज्यूमर कहलाएगा, सर्विस कंज्यूम करेगा तो सर्विस कंज्यूमर कहलाएगा। कोई दिक्कत है? तो जो सामान खरीदता है, लेकिन कंज्यूमर बनने के लिए कंपलसरी शर्त ये है कि अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, तो उसके बदले में पैसा देंगे। फ्री में अगर सामान खरीदते हैं तो आप कंज्यूमर नहीं बनेंगे। कंज्यूमर वह व्यक्ति बनेगा जो सामान खरीदा, पैसा दिया। अगर वो गुड्स खरीदा तो गुड्स कंज्यूमर कहलाएगा, अगर वो सर्विस खरीदा तो सर्विस कंज्यूमर कहलाएगा। जैसे आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो आप सर्विस कंज्यूमर हैं, आप सामान खरीदते हैं तो आप गुड्स कंज्यूमर है। कोई दिक्कत है? तो उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो सामान खरीदता है लेकिन उसके बदले में पैसा देता है। याद रखिएगा, उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो सामान खरीदता है और उसके बदले में क्या करता है? पैसा देता है। उस व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? कंज्यूमर बोलते हैं, उपभोक्ता बोलते हैं। अब लिखा है प्रेरणाओं के प्रकार लिखे, तो दो तरह की प्रेरणाएं दी जाती है, दो तरह का मोटिवेशन होता है। एक होता है फाइनेंशियल मोटिवेशन, वित्तीय अभिप्रेरणा, जहाँ पैसा दिया जाता है, और एक होता है अवित्तीय अभिप्रेरणा, जहाँ पैसा नहीं दिया। देखिए ये सब में पैसा नहीं दिया जाएगा। जैसे स्टेटस आपका बढ़ाया गया, आपको रिकॉग्नाइज किया गया, ठीक है, ये सब में पैसा नहीं दिया जा रहा है, बस आपका सम्मान बढ़ा रहा है। तो अगर आपको पैसे के अलावा सम्मान मिल रहा है तो वो होता है अवित्तीय प्रोत्साहन। ऐसा प्रोत्साहन जहाँ पैसा ना देकर उन लोगों को सम्मानित किया जाता है उसको बोलते हैं अवित्तीय प्रोत्साहन, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। और जहाँ पे लोगों को पैसा देके मोटिवेट किया जाता है वो होता है वित्तीय प्रोत्साहन। तो वित्तीय प्रोत्साहन में क्या हो सकता है? सैलरी बढ़ सकता है, अलाउंसेस बढ़ सकता है, वेजेज बढ़ सकता है, बोनस बढ़ सकता है, प्रॉफिट शेयरिंग हो सकता है, परक्विजिट सुविधाएं बढ़ सकता है। तो ये सारे जो हैं वो पैसा है। ये पैसे के कारण अगर आपको मोटिवेट किया जा रहा है तो ये फाइनेंशियल होगा, और पैसे के अलावा किसी और कारण से आप मोटिवेट होते हैं तो वो नॉन फाइनेंशियल होता है। ठीक है, नॉन फाइनेंशियल में जॉब सिक्योरिटी, नौकरी की सुरक्षा है, कर्मचारी सशक्तिकरण है, एम्प्लॉय को मजबूत बना रहे हैं, और प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारी बढ़ा रहे हैं, कंपनी कर्मचारी का सम्मान कर रही है, और उसकी पद और प्रतिष्ठा बढ़ाई जाती है। ये सब चीज़ हम उसको देते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? सब जानते हैं, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। प्रबंध का अंतिम कार्य क्या है? तो कंट्रोलिंग। सब जानते हैं प्रबंध का काम कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं? फंक्शन। तो पोस्ट डीसी आप लोग सुने होंगे, पोस्ट डीसी, पी फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो इसको हम पोस्ट डीसी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोस्ट डीसी। तो पोस्ट डीसी में पूछ रहा है सबसे अंतिम काम कौन है? तो कंट्रोलिंग। और सबसे पहला काम कौन है? प्लानिंग। तो प्लानिंग फर्स्ट फंक्शन है, कंट्रोलिंग क्या है? लास्ट फंक्शन है। प्लानिंग फर्स्ट फंक्शन है और कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन है। बोलता है नियंत्रण से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोलिंग? कंट्रोलिंग से आप क्या समझते हैं? तो याद रखिएगा, कंट्रोलिंग एक ऐसा प्रक्रिया है जहाँ पे हम दो ही काम करते हैं। हम सबसे पहले एक स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं, मानक। स्टैंडर्ड मानक हम तय करते हैं कि भैया इतना काम होना चाहिए। जैसे अगर हम मानक घंटे के हिसाब से देखें या हम पीस के हिसाब से देखें तो हम लोग मानक तय कर दिए कि 100 पीस बनना चाहिए। अगर 8 घंटा आप ड्यूटी करते हो ईमानदारी से तो 100 पीस आपको बनाना होगा। 8 घंटा अगर ईमानदारी से ड्यूटी करते हो तो 100 पीस आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये उसका स्टैंडर्ड हो गया। अगर आपने 80 बनाया तो फिर तुलना करेंगे कि क्या कारण है कम होने का। अगर आपने 120 बनाया तो तुलना करेंगे कि क्या कारण है जो ज़्यादा बना रहा है, और जो ज़्यादा बनाएगा उसको मोटिवेट करेंगे, उसको हम प्रमोशन करेंगे, उसको हम लोग जो है अलग अलग रिवार्ड्स देंगे, उसको हम गिफ्ट देंगे, उसका सैलरी बढ़ाएंगे, उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। जो कम कर रहा है उसको ट्रेनिंग में भेजेंगे, पूछेंगे कि क्या कारण है। जो ज़्यादा कर रहा है उसको मोटिवेट करेंगे ताकि सब लोग स्टैंडर्ड से ज़्यादा काम करें। जो हमारा मानक तय किया गया इससे ऊपर करें। तो मानक से जो नीचे रहता है, जो स्टैंडर्ड से नीचे रहता है, उसको कंट्रोलिंग का जरूरत पड़ता है। कंट्रोल हम उस वर्कर को करते हैं जो स्टैंडर्ड से नीचे रहता है। जो हमने मानक तय किया उससे भी नीचे जो वर्कर काम कर रहा है उसको हम लोग कंट्रोलिंग करते हैं, नियंत्रित करते हैं। लेकिन जो मानक से ऊपर रहता है उसको कंट्रोलिंग करने की जरूरत नहीं है, उसको मोटिवेट करना है। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो चलिए इसका भी कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। लिखा है आदर्श योजना की कोई दो विशेषता बताइए। एक अच्छा प्लान में दो विशेषता, तो पहला यह आसान होना चाहिए, प्लान शुड बी सिंपल, एकदम बिल्कुल आसान होना चाहिए। और दूसरा लिखा है यह स्पष्ट होना चाहिए। बोलता है कि इट शुड बी क्लियर, प्लान एकदम क्लियर रखिए। एक और है यह किफ़ायती यानी सस्ता होना चाहिए, इट शुड बी इकोनॉमिकल, बहुत सस्ता होना चाहिए। तो प्लान क्या दो विशेषता समझ गए, स्पष्ट होना चाहिए प्लान। अब लिखा अनौपचारिक संदेशवान को परिभाषित कीजिए। डिफाइन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब ऐसा कम्युनिकेशन जिसका कोई सोर्स नहीं पता हो कि कहाँ से ये मैसेज चला है। ये अफवाह इसको बोलते हैं, बहुत तेज़ी से फैलेगा। जैसे हम लोग दोस्ती समाज में जो ये सब बातचीत चलता है इनफॉर्मल होता है। जैसे हल्ला कर दीजिए कि फलना का बेटा चोर है, देखिए कैसे फैल जाता है पूरा। तो याद रखिएगा ऐसा कम्युनिकेशन जो इस तरह चलता है, एक आदमी एक कुछ बात बोला 3 दोस्त को,
BCD को। अभी लोग अपना अपना व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया, सोचिए कि क्या होगा, वायरल हो जाएगा। इसके व्हाट्सएप ग्रुप में मान लो 100 लोग हैं तो 100% के पास चला गया, अब 100% फिर अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जा रहा है, तो ये वायरल हो जाता है एकदम अंगूर के गुच्छे की तरह। इसको बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो ऐसा कम्युनिकेशन जिसका सोर्स पता नहीं है, अगर पूछा जाए कि कौन किया, कौन ऐसे फैला दिया, कि लिख दिया पूरा मोहल्ला में हल्ला कर दिया कि फलाना बेटा बैंक में चोरी करते हुए पकड़ा गया, तो ये जानकारी मार्केट में दिया कौन? तो ये है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जिसका सोर्स नहीं पता चलता और ये बहुत तेज़ी से फैलता है। लेकिन ये कम्युनिकेशन का सही तरीका नहीं है, सही तरीका है फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो यहाँ लिखा भी होगा, यहाँ लिखा हुआ भी है कि अनौपचारिक संप्रेषण औपचारिक या स्थापित मार्गों से नहीं गुजरता है। जो फॉर्मल मार्ग है उससे हम लोगों का इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं पार होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन दूसरे तरीके से पार होता है। तो ये याद रखना है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का कोई एक ट्रैक नहीं होता, वो जैसे चाहेगा वैसे गुजरेगा। अपने हितों की सुरक्षा के लिए उपभोक्ताओं के 6 उत्तरदायित्व बताइए। तो भाई एक कंज्यूमर का 6 ड्यूटी क्या क्या है? अधिकार तो हम जानते हैं। पहला ड्यूटी है कि जो भी सामान खरीदते हैं ज्ञान से के साथ खरीदें, नॉलेज लेके खरीदिए। जब भी सामान खरीदते हैं तो उसका सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स यानी बिल अपने पास रखिए, बिल जरूर लीजिए ताकि कल हो के लड़ने में दिक्कत ना हो। लेबल को ध्यानपूर्वक पढ़िए, जो लेबल उसमें लगा है उसको ध्यान से पढ़िए, केयरफुल होकर पढ़िए, क्या है, क्या प्राइसेस है, एक्सपायरी डेट क्या है। उपभोक्ता शिक्षा, हर कंज्यूमर को शिक्षित करना जरूरी है, ड्यूटी है कि आपको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और जब शिक्षित रहेगा तब ना शिकायत दर्ज करेगा। और ये सारे उत्तरदायित्व हैं एक कंज्यूमर के, एक कंज्यूमर के सारे उत्तरदायित्व हैं। एक उपभोक्ता को इतना सारा उत्तरदायित्व है कि उसको ये सब करना चाहिए, आपका अधिकार है और आपको पता नहीं है। तो ये एक कंज्यूमर का उत्तरदायित्व है। अधिकार तो आप जानते हैं 6 अधिकार है, लेकिन उत्तरदायित्व भी यहाँ दिया हुआ है कि ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, एक कंज्यूमर को ये करना चाहिए। तो एज ए कंज्यूमर आपको ये काम करना चाहिए, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ड्यूटी। ये आपके ड्यूटीज़ हैं, याद रखिएगा इस चीज़ को। अब लिखा है कि उत्पादकों तथा समाज के लिए विज्ञापन का लाभ बताइए। तो विज्ञापन करने से फ़ायदा क्या होता है उत्पादक को? तो विज्ञापन करने से उत्पादक को फ़ायदा ये होगा कि उसका प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा। उत्पादकों के लिए विज्ञापन का लाभ क्या होगा? पहला लाभ कि उत्पाद की पहचान बढ़ाने में आसानी होगी, इन्हांस द प्रोडक्ट रिकॉग्नाइजेशन, आसानी से उत्पाद को पहचाना जा सकता है, पहला फ़ायदा। दूसरा, बिक्री ज़्यादा बढ़े होगी, उत्पादों को दूसरा फ़ायदा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगा, इंक्रीज करेगा सेल। ब्रांड मार्केट में बनेगा, अगर हम प्रचार करेंगे तो बिल्ड करेगा। और नए उत्पादों का परिचय हम लोगों से आसानी से करा सकते हैं प्रचार के जरिए। और मांग स्थितीकरण, स्थितीकरण का मतलब डिमांड हमेशा स्टेबलाइज रहेगा, डिमांड एक जैसा रहेगा। अगर हम लगातार प्रचार करते जाएंगे तो मेरे प्रोडक्ट का डिमांड जो है मार्केट में एक जैसा रहेगा। दूसरा, समाज को क्या फ़ायदा होगा प्रचार करने से? तो समाज को पहला फ़ायदा होगा कि जानकारी मिलेगी बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में। बहुत सारे ऐसा उत्पाद है जिसके बारे में कंज्यूमर को पता ही नहीं, तो यहाँ बोल रहा है कि जानकारी प्रदान करना। दूसरा, सुविधाजनक खरीदारी, लोगों को शॉपिंग करने में आसान पड़ेगी अगर पूरा जानकारी पहले से रहेगा, डायरेक्ट जाएंगे खरीदेंगे, वहाँ क्यों कन्फ्यूज होना है। जीवन स्तर सुधर जाएगा लोगों का, अगर अच्छा प्रोडक्ट हम बेचने लगे और जानकारी उसका लोगों तक पहुँचा देंगे तो उससे जीवन स्तर सुधर सकता है, लोगों को उसका फ़ायदा हो सकता है। उसके बाद है जनरेट एम्प्लॉयमेंट, रोजगार सृजन करना, रोजगार सृजन करना, जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट, रोजगार सृजन करना। और नीचे है आर्थिक विकास, प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाएगा। ये सारे फीचर्स इसके अंदर है, ये सारे लाभ होते हैं विज्ञापन से समाज को। अब हम लोग अगले क्लास में, अगले वीडियो में देखेंगे कि डायरेक्टिंग और सुपरविजन में क्या डिफरेंस है। इसके आगे का क्वेश्चन 43 से लेके हम लोग अगले वाले क्लास में देखेंगे कि डायरेक्टिंग और सुपरविजन में क्या डिफरेंस है।